नमस्कार दोस्तों। अ, अभी ये टॉपिक 7 है, प्यूपेरियम। तो आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो एक को हमने थोड़ा सा आसान से समझने के लिए थोड़ा सा उसको जो टफ वर्ड मुझे लगा उसको हिंदी में मतलब समझने के लिए राइट राइट साइड और लेफ्ट साइड ओरिजिनल है और ये समझने के लिए है। तो पहले हम देखते हैं राइट साइड में इसको टोटल। ये जो क्वेश्चन है ना, 2015 से लेकर के 26 तक जो भी आया है, तो सभी का है आंसर है इसमें। हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ निमोनिक्स हैं जो हम याद रख सकते हैं। अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, डिफाइन प्यूपेरियम, राइट एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर। ठीक है, तो पहले डिफिनेशन। प्यूपेरियम Puerium is defined as period following delivery, during which the anatomical and physiological changes of pregnancy are reversed and body return to its pre-pregnancy state। मतलब क्या है कि प्यूपेरियम मतलब प्यू मतलब होता है बच्चा, पेरियम मतलब होता है समय, बच्चे के जन्म के बाद का समय। ठीक है, प्यूपेरियम इज द पीरियड फॉलोइंग डिलीवरी। पीरियड फॉलोइंग डिलीवरी मतलब प्रसव के बाद की, डिलीवरी के तुरंत बाद से काउंट शुरू होता है। ठीक है, तो इज द पीरियड फॉलोइंग डिलीवरी ड्यूरिंग विच एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी आर रिवर्स्ड एंड बॉडी रिटर्न टू इट्स प्रेग्नेंट स्टेट एंड लास्ट फॉर 6 वीक 42 डेज आफ्टर डिलीवरी। समझ में आ गया? अब हम आते हैं, ये उसी का जो डिफिनेशन है ना, उसी का ये एक्सप्लेनेशन है। सबको करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको चाहिए तो देख सकते हो। 6 वीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये है हमारा फेस। पहला है इमीडिएट, अर्ली और रिमोट और लेट। इमीडिएट क्या होता है? फर्स्ट 24 आवर, जिसमें हेमियोस्टेसिस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, हाईएस्ट पीपीएच रिस्क होता है। फिर अर्ली में 2 से 7 डेज, मतलब ये जो इमीडिएट है ना, फर्स्ट 24 आवर, अभी प्लेसेंटा अलग हुआ है तो ब्लीडिंग स्टॉप होना चाहिए और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरा है 2 से 7 डेज, लोकिया लोकिया चेंजेस, लैक्टेशन स्टेब्लिश, रैपिड इन्वोल्यूशन, मतलब मिल्क आना शुरू हो गया है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, यूट्रस तेज़ी से छोटा होगा और लोकिया जो है उसका कलर चेंज होगा। वो तो होता ही है ना। ये हम आगे देखेंगे। रिमोट में 8 से 42 डेज। इसमें क्या है, कंप्लीट इन्वोल्यूशन, मतलब यूट्रस अपने जो स्टार्टिंग का जो उसका 60 ग्राम का जो वज़न होता है और उसी शेप में आ जाएगा। यूट्रस पूरी तरह से श्रिंक होकर जब डिलीवरी से पहले जो उसमें आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक, तो उसमें पहला है इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन मतलब involution is a process decreasing in uterine size and weight following delivery, return to its pre-pregnant stage। मतलब प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन यूट्राइन साइज बैक टू प्री प्रेगनेंट स्टेज। इसमें क्या है, डे 1, डे 7, 10, 6 वीक। तो पहला में
और डिलीवरी के बाद जो फंडल हाइट है वो अम्बिलिकस के पास रहेगा, ढूंढी के पास। डे 1 में 1 फिंगर बिलो अम्बिलिकस के पास। डे 7 में रहेगा हाफ वे बिटवीन अम्बिलिकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। और हाँ, इसका अगर डिलीवरी के तुरंत बाद यूट्रस का साइज रहेगा 1 किलो 1000 ग्राम। और सातवें दिन रहेगा 500 ग्राम, डायरेक्ट आधा हो जाएगा। और ये 6 वीक में मतलब 42 डेज, 6 7 42 60 ग्राम हो जाएगा। अब देखते हैं मैकेनिज्म। तो ये कैसे होता है ये देख लेते हैं। ये सब उसी का है। चाहिए तो देख सकते हो। अब इसका जो मैकेनिज्म है, ऑटोलेसिस मतलब सेल्फ डाइजेशन ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, स्वयं का विघटन करना। प्रोटीओलिटिक एंजाइम, ये सब हमको एग्जाम के लिए नहीं लिखना है, ये सब बस हम समझने के लिए कर रहे हैं। प्रोटीओलिटिक एंजाइम मतलब कोलेजन मायोमेट्रियल सेल श्रिंक होता है, मरते नहीं है, छोटे होते हैं, 10x साइज से 1x हो जाता है। इसमेल निक्रोसिस, डेथ ऑफ डिसोडिया ड्यू टू नो ब्लड सप्लाई, रक्त आपूर्ति रुकने से, मतलब प्लेसेंटा सेपरेट हो गया। अब जो वेसल है कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जो डिसिडुआ है, डिसिडुआ मतलब जो प्लेसेंटा और यूट्रस के वाल में जो वो लेयर होता है, वो ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, तो डिसिडुआ मरती है और लोकिया बन के बाहर आता है। एंड तीसरा में है रिट्रैक्शन, परमानेंट शॉर्टेज ऑफ मसल फाइबर, मांसपेशियों का स्थायी छोटा होना। यूट्रस का यूनिक प्रॉपर्टी, हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद फाइबर थोड़ी परमानेंटली छोटी रह जाती है। हमको बस इतना याद रखना है एग्जाम के लिए कि ऑटोलिसिस ऑफ मायोमेट्रियल फाइबर, इसीमियल नेक्रोसिस ऑफ डिसिडुआ, डिट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल फाइबर, ये सब मैकेनिज्म है। अब हम ये देखते हैं लोकिया। ये फैक्टर्स है वो बता रहा है लोकिया। चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये लोकिया क्या है? लोकिया इज द फिजियोलॉजिकल यूट्राइन डिस्चार्ज ड्यूरिंग puerperium consisting of blood, necrotic decidua, fetal squamous and cervical muscle and mucus and bacteria। ठीक है, लोकिया जो है यूट्राइन डिस्चार्ज ड्यूरिंग puerperium consisting of blood, necrotic decidua and cervical। अब इसमें ये तो पता ही है ना, रूब्रा सीरोसा अल्वा। तो रूब्रा होता है 1 से 3 दिन तक, जिसमें ब्राइट रेड ब्लड आता है। उसमें क्या क्या रहता है? ब्लड, डिसिडुआ, फीटल स्क्वेमस। सिरोसा में रहता है ये 4 से 10 दिन तक रहता है, पिंक ब्राउन, जिसमें सीरम और ओल्ड ब्लड, WBC, बैक्टीरिया वगैरह। एंड लोकिया अल्बा में 10 से 21 दिन, येलोइश वाइट, WBC, म्यूकस, बैक्टीरिया, ये सब। एंड नॉर्मल लोकिया, नो फाउल ऑर्डर, डिक्रीजिंग अमाउंट प्रोग्रेसिवली। ठीक है, पहला तो हो गया हमारा लोकिया। ठीक, ये लोकिया का ये है टाइप्स। चाहिए तो पढ़ सकते हो, लेकिन सबको एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं जो एग्ज़ाम का लिए जितना ज़रूरी है उतना ही करते हैं ये सब। ठीक है, अब हम आते हैं एनाटॉमिकल चेंजेस। ठीक, तो 4 ऑर्गन है। पहला है यूट्रस, जो हम पहले ही कवर कर लिया है, ये जो था ना अभी इन्वोल्यूशन वाला ऊपर में। अब आते हैं सर्वेक्स। तो
सर्विक्स जो है पोस्ट डिलीवरी, मतलब डिलीवरी से पहले, अभी बेबी बच्चा निकला है, पूरी तरह से खुला हुआ है, तो फुल डायलेटेड 10 सेंटीमीटर डायलेट होता है ना, ये तो पता ही रहता है सबको। तो डे 1 में 2 से 3 सेंटीमीटर डायलेट, डे 7 में 11 और 6 वीक में क्लोज हो जाता है। तो वही है सर्विक्स। और दूसरा है वेजाइना रिटर्न टू नियर नॉर्मल साइज बाय 6 वीक, reappear and perineum subside, episiotomy heal by 10 से 7 दिन में। ovary and menstruation, no breastfeeding women, ovulation at 6 weeks, menstruation at breastfeeding women, ovulation and menstruation suppressed by high prolactin up to 6 months। ये तो पता ही है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, तो अगर ये मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होगा तो 6 मंथ तक मेंस्ट्रुएशन रुका रहता है। नहीं ब्रेस्ट फीडिंग किया तो कितना 6 वीक मतलब 1.5 महीना में ओवुलेशन स्टार्ट हो सकता है। तो ये तो हो गया। अभी हम आते हैं कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। ये वेजाइना था ना यहाँ पे, उसी को एक्सप्लेन किया है कि वेजाइना में क्या होता है। पोस्ट डिलीवरी में स्ट्रेच होता है, बेबी के पेट से स्ट्रेच होता है, एंड स्वेलिंग मतलब 7वें दिन ओडिमा रिड्यूस, 7 वीक में रिगेज रिपीट मतलब फोल्ड्स जो होता है वेजाइना में वो वापस आने लगते हैं, लेकिन 6 वीक तक नियर नॉर्मल रिगेज प्रेजेंट, ऑलमोस्ट प्री प्रेग्नेंट बट नेवर एज टाइट एज नलीपेरस। मतलब वेजाइना जो है बच्चा होने से पहले जैसा रहता है वैसा नहीं रहेगा, लिखा है ना। ठीक है, अभी लॉजिक वगैरह है यहाँ पे देख सकते हो। प्यूरिनियम और एपिस्टोमी ये सब तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस 6 सिस्टम है यहाँ पे। पहला है कार्डियक आउटपुट, ब्लड वॉल्यूम, डीप एंड हार्ट रेट, बीपी। पहला है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एंड ये लेफ्ट साइड में ई में कार्डियोवास्कुलर चेंजेस, blood volume decrease gradually to pre-pregnant level by 6 weeks, cardiac output remain elevated for first। अभी इनका लॉजिक देखो, कार्डियक आउटपुट राइज फर्स्ट 24 से 48 आवर, क्योंकि यूट्रस में से जो ब्लड मटेरियल है वो सर्कुलेशन में वापस आता है, इसीलिए ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज ग्रेजुअली टू प्री प्रेग्नेंट लेवल बाय 6 वीक। ये तो 6 वीक में होगा। कार्डियक आउट एलिवेटेड फॉर 18 आवर्स, ऑटो ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम यूट्रस। पहला ये बोल रहा है कि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज ग्रेजुअली टू बाय 6 वीक, मतलब 1.5 हफ्ता, मतलब 1.5 महीना लगता है। 6 वीक 4 हफ्ते का वीक 1 महीना होता है ना, तो 1.5 महीना लगेगा। कार्डियक आउटपुट रिमेन एलिवेटेड, कार्डियक आउटपुट बड़ा रहता है 24 से 48 आवर तक, क्योंकि ऑटो ट्रांसफ्यूजन होता है। मतलब ऑटो ट्रांसफ्यूजन मतलब क्या, यूट्रस में जो, क्योंकि जब बच्चा था पेट में तो यूट्रस को भी तो ब्लड सप्लाई होता था, बच्चा निकल गया तो वो जो ब्लड सप्लाई है वापस अब सर्कुलेशन में आएगा। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज ग्रेजुअली, ये 6 वीक में डिक्रीज होगा। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का रिस्क रहेगा फर्स्ट 2 वीक्स, क्योंकि विट्रोटाइड हाइपर कोगुलेबिलिटी, वेनस स्टेटिस, इंडोथेलियल डैमेज, तो इस सब से हो सकता है, इसका रिस्क रहता है। हार्ट रेट नॉर्मल होगा 2 वीक के बाद, और बीपी नॉर्मल और स्लाइटली लो रहता है। बीपी लॉस के कारण है, अगर हाई है, बीपी लॉस के कारण अगर हाई है तो पोस्टमार्टम इक्लेम्पसिया का साइन हो सकता है। एंड अभी आते हैं हम यूरिनरी सिस्टम। एग्ज़ाम के लिए बस इतना है कि ब्लड वॉल्यूम को 6 हफ्ते लगता है डिक्रीज होने में।
कार्डियक आउटपुट बढ़ा रहता है क्योंकि ऑटो ट्रांसफ्यूजन होगा और डीप वेन का रिस्क रहता है। हार्ट रेट रिटर्न टू नॉर्मल बाय 2 वीक्स बस। यूरिनरी सिस्टम में क्या होगा? डायरेटिक्स बिगेन विद इन 12 से 24 आवर। मतलब क्या है कि मैसिव डायरेटिक्स 12 से 24 आवर में 300 से 400 ml a डे, क्योंकि प्रेगनेंसी का जो एडिमा मोबिलाइज किडनी में एक्सक्रीशन होगा, पेट में रहता है तो बच्चा को पानी चाहिए रहता है और बाकी वो चीज़ सब फिर वापस बॉडी से बाहर आएगा। यूरिनरी रिटेंशन फर्स्ट 24 से 48 आवर, क्योंकि एंड पेरिनियल पेन, ओडिमा, एपिड्यूरल इफेक्ट, ये सब। जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल, ये इसका भी 6 वीक्स है, क्योंकि प्रेगनेंसी हाइपर फिल्ट्रेशन रिवर्स। लॉजिक देख सकते हो। हेमेटोलॉजिकल चेंजेस, पहला हमने देख रखा कार्डियोवास्कुलर एंड यूरिनरी सिस्टम। अब जो देखते हैं हेमेटोलॉजिकल, मतलब ब्लड में क्या होगा। तो WBC ट्रांजिएंटली एलिवेटेड अप टू 30,000 पर mm, फिजियोलॉजिकल नॉट इन्फेक्शन। WBC बढ़ता है तो हम लोग समझते हैं क्या कि इन्फेक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पे बढ़ने का कारण अलग है। पहला देखो, हमें WBC प्रेगनेंसी में 10 से 12,000, पोस्टपार्टम में 15 से 30,000 और नॉर्मल होता है 4 से 10,000। अब स्ट्रेस रिस्पॉन्स, यूट्राइन इन्फ्लेमेशन एंड फिजियोलॉजिकल। अभी एक तो पहले स्ट्रेस होता है बच्चा डिलीवर करने के बाद, फिर जो यूट्राइन है उसमें से प्लेसेंटा जो टूट के निकला है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा फिजियोलॉजिकल लिकोसाइट से। तो इसके वजह से और पेट में जो बच्चा था तो उसको साफ सफाई करने के लिए WBC चाहिए ना, ऑटोफेजी। फिर है HB हीमोग्लोबिन, प्रेगनेंसी में 10 से 12 रहता है, पोस्टपार्टम में ये बढ़ता है। और नॉर्मल पोस्टपार्टम में क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्रेगनेंसी में हाइपर हाइपरवोलीमिया रिवर्स, मतलब जो एक्स्ट्रा पानी निकल गया, ब्लड अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होगा ना। प्लेटलेट्स नॉर्मल है, हाई बॉडी प्रोटेक्शन अगेंस्ट PPH, बट DVT का रिस्क रहेगा। तो मुख्य रूप से WBC बढ़ेगा, ये फिजियोलॉजिकल है, नॉट इन्फेक्शन। हीमोग्लोबिन लॉस एज प्रेगनेंसी रिवर्स, हाइपर कोगुलेशन स्टेट, ये सब। लैक्टेशन, यहाँ पे क्या होगा? लैक्टेशन में ब्रेस्ट चेंज बिगेन इंगॉर्जमेंट ऑन डे 3 से 4। ये देख सकते हो। नॉन ब्रेस्ट फीडिंग में एंडोक्राइन एंड ओवरी। लैक्टेशन में क्या है? लैक्टेशन इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन इनिशिएटेड बाय सडन फॉल इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आफ्टर डिलीवरी। लैक्टेशन में ब्रेस्ट चेंज। तो अभी देखो, हार्मोनल कंट्रोल, ब्रेस्ट मिल्क टाइप। अभी हम यहाँ पाएंगे पोस्ट नेटल मैनेजमेंट ऑफ। पहला क्या है? इमीडिएट में फर्स्ट 2 आवर्स। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में मॉनिटर वाइटल साइंस, मॉनिटर वाइटल एवरी 15 मिनट।
एंड फर्स्ट 2 आवर में मल्टीप्लाई बाय 4, देन 30 मिनट मल्टीप्लाई बाय 2। एसेस यूट्राइन टोन एवरी 15 मिनट, फंडस मस्ट बी फर्म, estimate blood loss, total blood loss during delivery, encourage early breastfeeding within 1 hour of delivery, skin to skin contact, promote bonding plus oxytocin release, ensure voiding within 4 से 6 आवर्स। अगर नहीं हो रहा है तो कैथेटर लगाओ। आईवी फ्लूइड एंड ये हमारा है इमीडिएट असेसमेंट के लिए, ये सब करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे ये बबल पता है ना कि फिजिकल असेसमेंट बबल डे 1 मतलब कल, अभी डिलीवरी कल हो गया, अभी आज पहला दिन। ब्रेस्ट, यूट्रस, ब्लैडर, बाउल, लोकिया, एपिस्टोमी, होमेन साइन, इमोशन, तो ये याद रहना चाहिए। तो 20 है ब्रेस्ट, ये सॉफ्ट सब हमने लिखा है, अब चाहे तो पढ़ सकते हो। यूट्रस फार्म सॉफ्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन चेक करो। ब्रेस्ट में क्या है, मिल्क प्रोडक्शन असेसमेंट, इन्फेक्शन प्रिवेंशन। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन चेक करो पीपीएच प्रिवेंशन के लिए। ब्लैडर में फुल ब्लैडर यूट्रस डिस्प्लेसमेंट। बाउल डेवन कॉन्स्टिपेशन डिस्टेंशन पेरिनियल टियर, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, तो हम कहाँ पर थे, लोकिया तो ब्लैडर हो गया। लोकिया में रुब्रा हलवा सिरोसा, एपिस्टोमी, होमेन साइन, इमोशनल, एक्टिविटी एंड फीडिंग। एंड पोस्ट नेटल मैनेजमेंट, इमीडिएट फर्स्ट 1 आवर में स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ज़रूरी है। ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट 2 आवर्स। बीपी, वाइटल पल्स, टेम्परेचर चेक करो फर्स्ट 2 आवर में। फंडल असेसमेंट, बबल करना है। एम्बुलेशन स्टार्ट, पेरिनियल केयर टीचिंग, ब्रेस्ट फीडिंग ऑब्जर्वेशन, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, बेबी केयर टीचिंग। फिर है लैक्टेशन मैनेजमेंट, लैक्टेशन मैनेजमेंट, ये है हमारा एक्टिविटी एंड फीडिंग के लिए। एम्बुलेशन मतलब वॉकिंग इन कॉरिडोर, ये हम दिखा रहे हैं। वॉकिंग इन कॉरिडोर प्रिवेंट डिवेंट थ्रोम्बोसिस कॉन्स्टिपेशन। डाइट इन्फोर्समेंट, डाइट में क्या चाहिए, प्रोटीन, हाई प्रोटीन 100 ग्राम पर डे, रिच आयरन रिच फूड, कैल्शियम, एडिक्वेट फ्लूइड and 2 से 3 लीटर a day for lactation, breastfeeding,
पेरिनियल केयर, सीज बाथ, रिड्यूस पेरिनियल एडिमा एंड पेन। अब लैक्टेशन, लैक्टेशन में क्या है, इंगॉर्जमेंट मैनेजमेंट, वार्म कंपेयर बिफोर कोल्ड, assist feeding adequacy, postpartum blues screening, avoid supplement। ठीक है। प्रिपरेशन फॉर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज को पूरी करने के लिए पहले suture remove if not absorbable, HbBP check and discharge counseling, ये सब करना है। माइनर कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, पहला है ब्रेस्ट। ठीक है, ये सेम है यहाँ पे, क्योंकि दिख रहा है ना इमीडिएट असेसमेंट, तो वो तो हमने कर लिया है। अभी क्वेश्चन है माइनर कॉम्प्लिकेशन रिवीट पीपीएस ब्लूइश। तो पहला है ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट, पेनफुल ओवरफिल डे 3 से 4, कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग, वार्म बिफोर कोल्ड आफ्टर, मसाज, मेस्टासिस रिस्क, B2 blues, transient weeping, normal urinary retention, unable to boil, ELPS, risk। माइंड मैप से हम इसको कर सकते हैं। तो अभी बस आज के लिए इतना ही है। आगे का हम देख लेते हैं। पोस्टनेटल केयर एंड एडवाइस, फिजिकल केयर, ब्रेस्ट फीडिंग, डिस्चार्ज एडवाइस, नर्सिंग केयर प्लान, ये सब तो हमने कर लिया है। इतना ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने ये जो रिवीजन कार्ड है ना, ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोटबुक में लिख के एक्टिव रिकॉल करें, एक बार पढ़ने के बाद अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम ये सब तो हमारा हो गया है, एपियोस्टोमी करेंगे। थैंक यू।